तो हम यहाँ पढ़ेंगे कक्षा 9 की एनसीईआरटी किताब भूगोल विषय के अंतर्गत उसके अध्याय 3 में। ठीक है, तो अध्याय 3 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे यहाँ पे अपवाह के बारे में। अपवाह क्या होता है? किसी नदी के द्वारा अपवाहित जल जिसके अंतर्गत नदियों का पूरा तंत्र होता है, उसकी सहायक नदियाँ होती है। तो ये सारी जो नदियों की द्रोणियों मिला के एक तंत्र का निर्माण करती है जो कि अपवाह क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, भारत में अगर देखें तो 2 प्रकार की अपवाह तंत्र हैं, जिसमें हिमालयी अपवाह तंत्र जो कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र जिसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली या प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदियाँ हैं। जल विभाजक की चर्चा करें तो मान लीजिए एक क्षेत्र द्वारा सामने आने वाली जो नदी है उसको 2 भागों में अगर बांट दिया जाए, या 2 नदियां आपस में यहाँ पे किसी क्षेत्र के द्वारा विभाजित हो जाती है, तो ऐसा क्षेत्र उस नदियों का जल विभाजक कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अपवाह प्रतिरूप। विभिन्न प्रकार के, जैसे नदियाँ जब बहती है अपने साथ साथ कई सारे नदियों को भी बहा कर ले जाती है, तो इनको देखने के बाद एक प्रतिरूप का निर्माण सा प्रतीत होता है। तो हम इन्हीं अपवाह प्रतिरूप के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला है ध्रुमाकृतिक प्रतिरूप। ठीक है, एक मुख्य नदी के सापेक्ष जब विभिन्न इसकी सहायक नदियां एक वृक्ष की डालियों के भांति इसमें आके मिलने लगती है, तो यह एक ध्रुमाकृतिक प्रतिरूप का निर्माण करती है। ठीक है, एक वृक्ष की शाखाओं की जैसे दिखाई देती है। अब देखते हैं जालीनुमा प्रतिरूप। जालीनुमा प्रतिरूप मुख्य नदी के सापेक्ष जब जो नदियां हैं समकोण पे आके मिलने लगती है, तो यह एक आयताकार जालीनुमा प्रतिरूप बनाती है। ठीक है, जालीनुमा प्रतिरूप में जो नदियां हैं इसके दाएं बाएं में देखें तो कठोर चट्टानें पाई जाती है, और जो नदी बहती है वो मुलायम चट्टानों को काट के बहती है। तो इस प्रकार से यह नदी सभी नदियों के साथ में, ठीक है, एक जालीनुमा संरचना बनाती है। आयताकार प्रतिरूप की बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए एक प्रमुख नदी है, उसके समांतर ही कोई नदी बह रही है, और उसकी सहायक नदियाँ अगर इस प्रकार से मिल जाती है तो वे आयताकार अपवाह का निर्माण करती है। अरीय प्रतिरूप। अरीय प्रतिरूप की चर्चा करें तो मान लीजिए एक प्रमुख पर्वत श्रेणी पे कोई नदी निकलती है, और वो नदी की विभिन्न द्रोणियाँ ऐसे करके चारों तरफ से उसकी अपवाहित होने लगती है। तो यह पूरा जो अपवाह प्रतिरूप है यह अरीय प्रतिरूप कहलाता है। इसमें नदियाँ जो पर्वत श्रेणी या कोई संस्तर रहता है तो उसके चारों ओर एक अरीय अर्थात उसको काट के गड्ढे गहरों का निर्माण कर देती है। अब देखते हैं हिमालय की नदियों के बारे में। हिमालय की प्रमुख नदी देखें तो यहाँ पे सिंधु नदी है, ठीक है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र, ये प्रमुख नदी हैं। इनके साथ में कई सारी जो सहायक नदी हैं इनकी काफ़ी जुड़ते हुए जाती है। तो इन्हीं के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। आगे देखें सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, तो यहाँ पे सिंधु नदी के बारे में चर्चा करते हैं। सिंधु नदी जो कि भारत की प्रमुख नदी है, जो कि पाकिस्तान में भी बहती है। ठीक है, ये निकलती है मानसरोवर झील से तिब्बत के पास में। ठीक है, और यह जम्मू कश्मीर से बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो इससे पहले जब पाकिस्तान में प्रवेश करे, इससे पहले यहाँ पे दाएं तट से अगर देखें तो श्योक, नुब्रा और जास्कर नदी मिल जाती है। इसके अलावा हुंजा नदी जो कि बाएं तट से यहाँ पे भारत में मिलती है। ठीक है, उसके बाद यह जब लद्दाख से गार्ड बना के आगे पाकिस्तान में प्रवेश करती है, तो इसमें भी विभिन्न प्रकार की नदियाँ इसमें मिलती है। प्रमुख रूप से अगर देखें तो पाकिस्तान में मिलने वाली नदियों में हमारे भारत की नदियां जो है झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलुज नदी। तो ये प्रमुख पंजाब की 5 नदियां हैं जो कि पाकिस्तान में मिठानकोट के पास यहाँ सिंधु नदी में मिलती है। आगे चल के जो सिंधु नदी है कराची के पास आगे चल के अरब सागर में वह अपना जल गिरा देती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये सिंधु नदी चीन से निकल के भारत और पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है। मैदान जो सिंधु नदी का काफ़ी धीमा ढाल होता है, और इसका 1/3 भाग ही भारत में स्थित है, बाकी पाकिस्तान में ज़्यादातर ये बहती है। ठीक है, और इधर तिब्बत वाले क्षेत्र में भी बहती है। इसकी कुल लंबाई अगर देखें तो 2900 किलोमीटर लंबाई है इसकी। अगर बात करें सिंधु जल समझौते की तो 1960 में यह समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत जो भारत है उत्तर के जो 3 नदियाँ हैं सिंधु, झेलम और चेनाब, इनका 20% भारत इस्तेमाल करता है जल का, और 80% पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। और जो दक्षिण की 3 नदियां रावी, व्यास, सतलज, इसके 20% का इस्तेमाल पाकिस्तान को जाता है, और 80% का उपयोग भारत के द्वारा किया जाता है। तो यह सिंधु नदी जल समझौता है। यहाँ पे बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं। ठीक है, विभिन्न नदियों पे बड़े बड़े बांध बने गए हैं जिसके द्वारा सिंचाई और विद्युत निर्माण आदि कार्य किए जाते हैं। सिंचाई जो कार्य है वो इन नदियों के द्वारा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरी उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में यहाँ पे सिंचाई में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा सिंधु नदी तंत्र।
आगे देखें गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी भारत की काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है, जो कि लगभग भारत में बहुत ज़्यादा क्षेत्र में बहती है, काफ़ी बड़े मैदान का भी निर्माण करती है। यह उत्तराखंड के गंगोत्री नामक हिमानी से निकलती है, ठीक है। उसी के सापेक्ष एक यमुनोत्री हिमानी से यमुना नदी निकलती है, जो कि आगे चल के गंगा नदी की काफ़ी बड़ी सहायक नदी हुई, ठीक है। गंगा नदी में ही आगे चल के देवप्रयाग में, उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा नदी मिलती है, जिसके बाद यह गंगा नदी कहलाती है। आगे चल के इसमें मिलने वाली नदियाँ नेपाल हिमालय से यहाँ से निकलती है नदियाँ, जो कि घाघरा, ठीक है, गंडक और कोसी। तो ये विभिन्न नदियाँ हैं जो कि बाएं तट से गंगा नदी में प्रवेश करती है। इसके अलावा अगर दाएं तट से देखें तो दाएं तट से यमुना, जो कि इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, यह जो प्रयागराज या इलाहाबाद में संगम में यह गंगा और यमुना का संगम होता है। यमुना में चंबल और बेतवा नदी में मिलती है, ठीक है। आगे चल के गंगा नदी में सोन नदी में मिलती है। जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र, यहाँ पे जो गंगा नदी है दो भागों में बढ़ जाती है, फरक्का बांध बना हुआ है इसके ऊपर। तो यहाँ से एक भाग इसका बांग्लादेश में प्रवेश कर जाता है और दूसरा भाग इसका जो कि पश्चिम बंगाल में ही निकलती है, तो इसे हुगली या भागीरथी कहा जाता है, ठीक है। जो बांग्लादेश में आगे चल के इसमें मेघना नदी और ब्रह्मपुत्र नदी भी मिल जाती है, जिसके बाद जो सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण किया जाता है इस नदी के द्वारा, ठीक है। काफ़ी बड़ा डेल्टा है यहाँ पे बांग्लादेश में और पश्चिम बंगाल में भी। तो यहाँ पे सुंदरबन वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत ही आता है। सुंदरबन का जो डेल्टा है काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला एक या वृद्धि करने वाला डेल्टा है, जबकि दो दो नदियाँ इतने बड़े लंबे क्षेत्र से काफ़ी अवसाद उठाकर लाके यहाँ पे निक्षेपित करती रहती है, ठीक है। यहाँ का जो मुख्य जानवर है या मुख्य पशु जो है बंगाल टाइगर, ठीक है, जिसे रॉयल बंगाल टाइगर भी कहा जाता है, यहाँ पे पाए जाते हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है, ठीक है। और जो पंजाब में अम्बाला नगर है, ठीक है, ये सिंधु और गंगा नदी, यहाँ पे जो अम्बाला नगर है सिंधु और गंगा नदी के जल विभाजक का कार्य करता है। इस साइड में सिंधु नदी के पूरी सहायक तंत्र हो जाते हैं और इस साइड में है गंगा नदी के सहायक तंत्र हो जाते हैं, ठीक है। सुंदरबन तक अगर यहाँ पर ये जो जल विभाजक क्षेत्र है, ठीक है, जल विभाजक क्षेत्र से लेके सुंदरबन के डेल्टा तक का पूरा अगर गंगा नदी का क्षेत्र देखें तो 1800 किलोमीटर लंबाई, ठीक है। तो यहाँ तक नदी बहती है। इसके अलावा भी आगे उत्तराखंड में भी इसकी द्रोणी है, परंतु अम्बाला जल विभाजक से लेके कोलकाता के सुंदरबन तक अगर देखें तो ये 1800 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। और ढाल में गिरावट 300 मीटर लगभग आती है। यहाँ थोड़ा ढाल ऊंचा है, यहाँ पे ढाल कम है, ठीक है। आगे देखें ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी काफ़ी प्रमुख नदी है। ये जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं ये लगभग चीन से ही निकलती है। चीन के तिब्बत वाले क्षेत्र में यह मानसरोवर झील के पास ही एक झील है, वहाँ से ये निकलती है और आगे बहती हुई यह नामचा बरुआ पर्वत से ये असम में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो असम में प्रवेश करने के बाद इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। इससे पहले इसका नाम जो सांगपो रहता है तिब्बत में, ठीक है। ये जो नदी यहाँ पे बह रही है इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, परंतु जैसे ही नामचा पर्वत को पास करके ये भारत में प्रवेश करता है तो इसे हम ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी विभिन्न नदियाँ मिलती है। दाएं तट से अगर देखें तो दिबांग नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है और बाएं तट से दिहांग नदी, लोहित नदी और केनुला नदी, ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार की नदियाँ हैं। आगे चल के जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी तो ये जमुना कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम जमुना पड़ जाता है। तो देख सकते हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी की तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है, भारत में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और आगे चल के इसको जमुना कहा जाता है। तो इसके काफ़ी नाम बदलते हैं, ठीक है। आगे चर्चा करें, अब हम देखते हैं प्रायद्वीप की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत में काफ़ी नदी हैं। प्रायद्वीपीय भारत, पहले तो ये जान लें कि प्रायद्वीपीय भारत क्या है। तो जो मैदानी क्षेत्र है, जो गंगा या ब्रह्मपुत्र का मैदान है, उसके दक्षिण वाला जो क्षेत्र है प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। तो यहाँ की जो नदियाँ हैं तो उनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। नर्मदा और तापी दो ऐसे प्रमुख नदी हैं जो कि पश्चिम दिशा में बहते हैं, जो कि काफ़ी बड़ी नदी भी हैं, ठीक है। नर्मदा यहाँ पे और तापी इस प्रकार से यहाँ पे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से बहती हुई आगे चलती है। ये दोनों नदियाँ हैं, ये ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। ज्वारनदमुख क्या होता है? जब पश्चिम बंगाल में जब गंगा नदी आगे बहकर यहाँ पे जल विसर्जित करती है तो यह डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे अपने जो छाड़ने होते हैं या अवसाद होता है उसे यहाँ पे निक्षेपित करती है। परंतु जो ज्वारनदमुख होता है वो नदियों के द्वारा इस प्रकार से बनाया जाता है। ये काफ़ी तेज़ धारा में बहते हुए आती है, इस वजह से इसमें ज़्यादातर अवसाद भी नहीं रहते हैं और
यह अपने अवसादों को काफ़ी दूर तक ले जाकर छोड़ देती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ज्वारनदमुख का निर्माण होता है। ठीक है। नर्मदा द्रोणी की बात करें, नर्मदा नदी की बात करें तो यह प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश के अमरकंटक से उत्पन्न होता है। ठीक है, या इसका जो यहाँ से ये निकलती है अमरकंटक से, और आगे चल के यह जबलपुर में धुआंधार बनाती है, या यूँ कहे कि एक काफ़ी बड़े क्षेत्र से ऊंचाई से गिरती है, जिस प्रकार से ये नदी यहाँ से धुआंधार सा प्रतीत होता है। ठीक है। नर्मदा की जो सहायक नदियाँ काफ़ी छोटी छोटी हैं और अधिकतर जो नदियाँ हैं उसके समकोण पे मिलती है। इस प्रकार से यहाँ पे समकोण पे नदियाँ मिलते जाती है। मध्य प्रदेश और गुजरात के भागों में बहती है। यहाँ से मध्य प्रदेश में आगे चल के यह गुजरात में ही जल गिराती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नर्मदा नदी गुजरात में सूरत के पास में यहाँ अपना जल गिरा देती है। तो ये नर्मदा नदी है। उसी प्रकार तापी नदी भी इसके समांतर लगभग बहती है, जो कि महाराष्ट्र एमपी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से आगे बहती हुई जाती है। ठीक है। तो नर्मदा नदी के समांतर भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी क्या होता है? दो भूपृष्ठ में जब प्लेटें आपस में एक दूसरे से दूर जाती है तो इस प्रकार से यहाँ पे गहरे गड्ढे का निर्माण हो जाता है, तो ये भ्रंश घाटी कहलाती है। ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार की ही एक भ्रंश घाटी है जहाँ से तापी नदी बहते हुए आगे बढ़ती है। अरब सागर में जो पश्चिमी घाट के जो तटीय मैदान है वो संकीर्ण है। ठीक है, इसलिए यहाँ नदी की लंबाई भी कम है। काफ़ी जो संकीर्णता की वजह से यहाँ पे लंबाई कम हो जाती है। पश्चिम की ओर अगर मुख्य नदियाँ देखें तो साबरमती, ठीक है, यहाँ पे गुजरात में साबरमती नदी बहती है। भरतपुजा और पेरियार, ये इन क्षेत्रों में जो पश्चिम दिशा में नदी बहती है। आगे चलें, अब देखते हैं गोदावरी द्रोणी। ये प्रायद्वीप की काफ़ी बड़ी नदी है जो कि पूर्वी दिशा में पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। ठीक है, यह सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। एक हिसाब से जैसे गंगा अगर हिमालयी नदियों में देखें तो उसी प्रकार सबसे बड़ी नदी यहाँ पे गोदावरी नदी है। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक से यह निकलती है। यहाँ से नासिक से निकलकर यह आगे चल के पश्चिम घाट के ढालों से निकलते हुए लंबाई इसकी 1500 मीटर है, 1500 किलोमीटर है, और ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है, इसका आबोहवा तंत्र जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में देखें तो काफ़ी बड़ा है, और इसकी जो द्रोणी है महाराष्ट्र में 50% है, क्योंकि यहीं से निकलती है। ठीक है, यहाँ पे विभिन्न इसकी सहायक नदियों के द्वारा इसका द्रोणी का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की भी कई नदियाँ इसमें आकर मिलती है। ठीक है, इसके अलावा उड़ीसा की भी नदियाँ और आंध्र प्रदेश। तो ये सारी जो नदियाँ हैं ये धीरे धीरे एक एक करके यहाँ पे मिलती हुई जाती है और अंतिम में यह बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। इसकी सहायक नदियाँ देखें तो पूर्णा, वर्धा, प्रांतिया, मांजरा, वैनगंगा और पेनगंगा, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और एक महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में कि बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि उत्तर भारत में जिस प्रकार गंगा नदी काफ़ी बड़ी नदी तंत्र है, उसी प्रकार जो गोदावरी नदी तंत्र है वो दक्षिण भारत की काफ़ी बड़ी नदी तंत्र है। अब हम देखते हैं महानदी द्रोणी के बारे में। तो इसका उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से महानदी का उद्गम होता है तथा उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में यह गिर जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई 860 किलोमीटर है। और अपोहा द्रोणी जो कि इसकी सहायक नदियों के द्वारा अपोहा द्रोणी बनाया जाता है, महाराष्ट्र में भी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी। तो ये और उड़ीसा में भी इसकी अपोहा द्रोणी है। तो ये विभिन्न जो राज्यों से होती हुई यह नदी बहती है। आगे देखें, कृष्णा नदी भी काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिम घाट के महाबलेश्वर से निकलती है। ये महाराष्ट्र में महाबलेश्वर जो स्थान है एक पश्चिम घाट में स्थित है, तो वहाँ से ये निकलती है और इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। ठीक है, यह भी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसकी सहायक नदी देखें तो तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा। ठीक है, मूसी नदी के किनारे ही हैदराबाद शहर बसा हुआ है जो कि तेलंगाना की राजधानी भी है। तो इसकी सहायक नदी हुई। और द्रोणी जो इसका महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में इसकी द्रोणियाँ फैली हुई है। ठीक है, अब हम देखते हैं दक्षिण की और एक नदी कावेरी नदी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, ये कावेरी नदी यहाँ पे है। ये ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है कर्नाटक के। ठीक है, तथा तमिलनाडु और कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो यह भी क्षेत्र जो नदी है बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है और सहायक नदी इसकी देखिए तो अमरावती, भवानी, हेमावती, कलिंगा। ठीक है, ये इसकी सहायक नदी हैं। द्रोणी देखें तो तमिलनाडु में भी इसकी सहायक नदियों की द्रोणी बनती है, केरल और कर्नाटक। तो ये विभिन्न इन क्षेत्रों में ये नदी बहती हुई आती है। आगे देखें, भारत में जो देखें दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पे ही बनता है। कावेरी नदी पे इसका नाम है शिवसुंदरम जलप्रपात। ठीक है, जो
इस सबसे बड़ा जो भारत का जलप्रपात है वो कर्नाटक में शरावती नदी पे बनता है, जिसे जोग जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है, और यह दूसरे नंबर का है जो कि कावेरी नदी पे बनता है, शिवसुंदरम के नाम से जाना जाता है। जो यहाँ पे जलप्रपात पे विद्युत उत्पन्न किया जाता है उसे मैसूर, बेंगलोर और कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। तो ये विद्युत का जो बंटवारा है इनके बीच में हो जाता है। ठीक है, कुछ छोटी नदियाँ अगर प्रमुख रूप से देखें प्रायद्वीपीय पठार की, तो दामोदर नदी, ब्रह्मणी नदी और बैतरणी नदी, सुवर्णरेखा नदी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। आगे देखें, अब झीलों के बारे में चर्चा करते हैं। तो बड़ी आकार की जो झीलें हैं उन्हें समुद्र भी कहा जाता है। समुद्र जैसे यहाँ पे देखें कैस्पियन सागर, इसे एक प्रकार का सागर है, समुद्र ही कहा जा सकता है। ठीक है, जॉर्डन वाले क्षेत्र में यहाँ पे आपको मृत सागर देखने को मिलेगा और अरल सागर। ठीक है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे यहाँ पे अरल सागर है। विसर्प नदी क्या होता है, जब नदियाँ बहते हुए आती है तो अपने काफ़ी छाड़न छोड़ते छोड़ते आती है, तो इसे ही विसर्प कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का विसर्प का निर्माण करती है। इसे कटकरी गोखुर झील भी कहा जाता है। इसे स्पीड बार रोधिका क्या होती है, जैसे प्रकार ये पूरा जल क्षेत्र भरा हुआ है, परंतु अगर यहाँ पे छोटा सा भूमि क्षेत्र इतना ऐसा हो जाए तो इसे स्पीड बार रोधिका कहा जाता है। ठीक है, ये तटीय क्षेत्रों में लेगून का निर्माण करते हैं, यहाँ पे आके जल इकट्ठा भी हो जाती है कई जगह क्षेत्रों में। ठीक है, चिल्का झील में देखें, जैसे यहाँ पर आप चिल्का झील देख सकते हैं। ठीक है, ये उड़ीसा में चिल्का झील यहाँ पर। तो यहाँ पर जो चिल्का झील है ये, और पुलिकट झील है और कोलेरू झील, तो ये स्पीड या विसर्प नदी का ये एक उदाहरण है। राजस्थान का सांबर झील जो है मौसमी झील है। राजस्थान आप यहाँ देख सकते हैं, यहीं पे सांबर झील है। ठीक है, ये बरसात के मौसम में झील रहता है, उसके बाद यहाँ पे गर्मी की वजह से पानी सूखने लगता है। जो जम्मू कश्मीर की उलर झील है, ठीक है, यहाँ पे उलर झील है, तो आप देख सकते हैं। तो उलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी हुई है। वहाँ पे जो उसके अंतर्गत बहिर्जनिक और अंतर्जनिक जो बलें कार्य करती है पृथ्वी के अंदर, तो उसके द्वारा इसका निर्माण हुआ है और यह मीठे जल की झील है। ठीक है, इस अन्य और झील भी देखें तो डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताक। ठीक है, तो ये बड़े और मीठे जल वाले झील हैं। नदियों पर बांध बनाने से भी कई बार झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर, जो कि यहाँ पे भाखड़ा नागल परियोजना बनी है पंजाब में, तो यहाँ पे गुरु गोविंद सागर का नामक झील का निर्माण हो गया है। ठीक है, गंगा कार्य योजना गंगा को स्वच्छ करने और गंगा नदी को स्वच्छता प्रदान करने के लिए एक कार्य योजना शुरू की गई थी, जो कि 1985 में आरंभ किया गया था। ठीक है, यह 31 मार्च 2000 को इसे बंद कर दिया गया, अर्थात इसका अवधि समाप्त होने पे इसे बंद कर दिया गया। तो ठीक है दोस्तों, हमने चर्चा की यहाँ पे नदियों के बारे में, झीलों के बारे में। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।